हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरकेडवे में। दोस्तों, आज के हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में हमने बाकी चैप्टर में पढ़ा था। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि इसकी पूरे वर्ल्ड में जो संविधान को सबसे अलग करती है, इनकी विशेष क्या है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी संविधान है बाकी देशों के, उन देशों के संविधानों से इसकी अलग पहचान क्या है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो चैप्टर थे संविधान कितना बड़ा है क्या है वो हमने पिछले चैप्टर वीडियो थे 4 उसमें पढ़ाया है। बाकी हम एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जो 4, 5, 7 जो टॉपिक है वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आती है प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना 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 क्या है दोस्तों? प्रस्तावना है सबसे पहले पूरे संविधान की का उद्देश्य, पूरे संविधान का उद्देश्य, या इसको भूमिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है सबसे पहले, उसमें उसको क्या बोला जाता है, यानी कि इसको क्या परिभाषा दे सकते हैं हम कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ लिया जाए तो पूरे संविधान का उद्देश्य पता चल जाता है कि भारत के संविधान में क्या लिखा गया है और किस पर्पज से बनाया गया है। भूमिका यानी पूरे संविधान की भूमिका उस प्रस्तावना में अवतरित की गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें एक जो डेट है 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, ये डेट है 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अंगीकृत किया गया था, लागू किया गया था। और ये डेट किस में मिलती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है नेक्स्ट है इसका विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है सबसे, भारत का संविधान है विश्व में सबसे बड़ा लंबा और लिखित संविधान है। इसका मतलब लंबे से मतलब नहीं है कि 10 फीट या 20 फीट लंबा है, नहीं, क्योंकि इसमें जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा है। जब 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था, ठीक है दोस्तों, अंगीकृत हुआ था, उस टाइम पे क्या थे? अनुच्छेद थे, भाग थे और अनुसूची थी। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, और भाग थे 22 भाग थे, और अनुसूचियां 8 थी। ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था उस टाइम पे अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, और अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूचियां। वर्तमान की बात करें लगभग 470 के बराबर तो अनुच्छेद है, और 25 भाग हैं, और 12 अनुसूचियां। तो इतना लंबा चौड़ा संविधान है भारत का, और इसमें काफ़ी सारे अध्याय हैं। अनुच्छेद 470 के समथिंग हो चुके हैं, 395 उस टाइम पे थे 26 नवंबर 1949 को, और 25 जो भाग है प्रेजेंट में, और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्ल्ड में कहीं भी इतना बड़ा संविधान नहीं है। अमेरिका का भी काफ़ी छोटा संविधान है, ब्रिटेन का काफ़ी छोटा संविधान है, और भारत का ही एकमात्र संविधान है जो इतने अध्यायों में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब होता है लिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत के संविधान में जितने मटेरियल हैं, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं वो अलग अलग देशों से ली गई है। क्या दोस्तों? अलग अलग देशों से ली गई है। जैसे मान लो आप इसका एक ऑप्शन लेते हैं, जैसे यहाँ से मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया था, और एकीकृत न्यायपालिका कहाँ से ली गई थी। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था। तो ये सारी बातें अलग अलग देशों से लिया गया था। जैसे कि मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे दोस्तों? रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की, तो वो कहाँ से लिए गए थे दोस्तों? आयरलैंड से। तो ये सिद्धांत है जो वहाँ से समझ के और उसकी कॉपी की थी यहाँ के जो विशेषज्ञ थे, संविधान निर्माताओं ने। तो वो चीज़ें वहाँ से विभिन्न स्रोतों से, यानी कि विभिन्न देशों से लिए गए थे। और एक इसका असर पड़ा था 1935 का जो अधिनियम था,
अंग्रेजी शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में 1935 का जो अधिनियम था उसका भी इस पे संविधान पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था, क्योंकि उससे भी काफ़ी ज़्यादा एक्ट या वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कानून लिए गए थे भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं हम नम्यता व अनम्यता का समन्वय। इसको हम बोलते हैं कठोर या लचीला संविधान। ठीक है दोस्तों, इसको सादा भाषा में समझेंगे हम, नम्यता व अनम्यता का समन्वय। इसको हम कठोर या लचीला आप कह सकते हैं। अब इसमें आप समझोगे कि कठोर या लचीला का मतलब ये से नहीं कि रबड़ है वो या कोई स्टील का बना हुआ है, उससे उसका मतलब ये नहीं है। इसका क्या है, संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, संशोधन की प्रक्रिया के तहत ही इसको कठोर या लचीला या नम्य या अनम्यता का समन्वय इसमें कैसे किया गया, क्योंकि 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की जैसे काफ़ी ऐसी अनुच्छेद आर्टिकल हैं जैसे एक्ट पास होते हैं, वो तो होते हैं बिल्कुल साधारण बैठक में पास कर लिए जाते हैं, और कुछ ऐसे अधिनियम है जो विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। यानी कि संशोधन की प्रक्रिया की वजह से ही नम्यता व अनम्यता या कठोर या लचीला का सिद्धांत जो था इसमें, उसको संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार ही ये नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया कहीं तो कठिन है और कहीं बिल्कुल लचीली है या बिल्कुल आसान है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे अगले की सरकार का संसदीय स्वरूप। देखो संसार का भारत का जो सरकार का संसदीय स्वरूप है वो है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय स्वरूप। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से सरकार का संसदीय स्वरूप। यानी कि यहाँ पे संसद होगी और उसका संसदीय स्वरूप का मतलब आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणाली। ठीक है दोस्तों, यानी कि वहाँ का अमेरिका का सर्वप्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। और भारत में आपने देखा होगा संसदीय प्रणाली में सबसे टॉप पे है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है भारत में, और असली जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही कंडीशन अमेरिका में है भारत की स्थिति। और वैसे है राष्ट्रपति में क्या है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणाली, इसलिए भारत सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। तो ये भी एक विशेषता बन जाती है भारत के संविधान की कि सरकार का संसदीय स्वरूप है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है मौलिक अधिकार की। देखो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का ये अद्वितीय संविधान है, भारत का संविधान विश्व में जो मौलिक अधिकार यानी कि भारत के नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार देते हैं। मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है दोस्तों, बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे हर अनुच्छेद को, हर आर्टिकल को विशेष तौर से पढ़ेंगे हम, लेकिन ये थोड़ी डिटेल में हम बता देते हैं आपको। मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है मौलिक अधिकार को। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब आप समझ रहे हो, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि न्यायपालिका पूरी संसदीय स्वरूप में या भारत सरकार की कंट्रोल में नहीं है, वो स्वतंत्र, यानी कि वो ये नहीं कह सकते कि वो तानाशाह है, उसका मतलब ये है वो स्वतंत्र निष्पक्ष है, किसी भी फैसले में वो अपना निष्पक्ष फैसला रख सकती है, किसी के दबाव में नहीं आएगी। एकीकृत आपको ये शब्द है एकीकृत का मतलब होता है जैसे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट है और दिल्ली में है पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट है। तो जैसे इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग राज्य के अलग अलग हाई कोर्ट नहीं है, उस एकीकृत का मतलब होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के अंडर में सारे अलग अलग राज्यों के
हाई कोर्ट इसी के अंडर में आते हैं, इसको बोलते हैं एकीकृत, न कि हाई कोर्ट का अलग राज्य से संबंधित है। क्यों? क्योंकि वो तो केवल व्यवस्था की वजह से अलग अलग राज्यों में उसको खंडपीठ बिठा दी गई हाई कोर्ट की, और वो सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में काम करते हैं, इसलिए इसको एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। अब बात आती है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये होता है कि जैसे भारत में सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। वो किसी की सरकार में दबाव में ना तो फैसला सुनाती है, ना किसी दबाव में आके वो अपने फैसले बदलती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व है भारत के संविधान की एक विशेषता है, भारतीय संविधान की विशेषता है। हम जांच लेते हैं नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है। नीति निर्देशक तत्व होता है सरकार को कुछ निर्देश जनता की भलाई के लिए, यानी कि जनता की जन कल्याण योजना, जन कल्याण के लिए नीतियाँ, इसको ऐसे भी कहते हैं, जन कल्याण के लिए नीतियाँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका है जो अनुच्छेद है वो संविधान के भाग में, कौन से भाग में है? नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। ठीक है दोस्तों, कौन से भाग में है नीति निर्देशक तत्व? संविधान के भाग 4 में। अनुच्छेद है 36 से 51, याद रखना दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छी चीज है। अनुच्छेद 36 से 51 तक कहाँ से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व? मैंने बताया था पहले, आयरलैंड से प्रभावित होकर आयरलैंड देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में डाले गए थे, और ये भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब ये होता है जैसे भारतीय संविधान ने हमारे को अधिकार दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हमारा भी कुछ मौलिक कर्तव्य, हमारा भी मूल कर्तव्य, ताकि हमारे देश की संपत्ति या देश का स्वाभिमान या देश की अखंडता बनी रहे। इसीलिए मौलिक कर्तव्य यानी कि जनता के भी कुछ कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य यानी कि वो अनिवार्य कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया था। इसको कभी कभी पूर्व सोवियत संघ भी आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि उस टाइम पे पूर्व सोवियत संघ था, रूस तो प्रेजेंट में है। ठीक है दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ। तो इसकी बात करते हैं भाग है 4 क। ठीक है दोस्तों, एक नीति निर्देशक तत्व थे भाग 4 में, अब ये है भाग 4 क। अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद है 51 क। ठीक है दोस्तों, दोनों चीज याद करना, अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से लिया गया था? रूस से या पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है दोस्तों, एक विशेषता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करेगी सरकार, और भारत में हर नागरिक को अपने अपने धर्म का प्रचार करने या उसकी आराधना करना या उसकी प्रार्थना करना या धर्म को मानने अपनाने की स्वतंत्रता है। सरकार की तरफ से कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सेकुलर, वही है, एक परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है एकल नागरिकता। देखो, भारत में भारतीय की नागरिकता एकल ही नागरिकता है, न कि दोहरी नागरिकता। मैं इसको समझाता हूँ, आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, दोहरी नागरिकता होती है वहाँ पे, दोहरी। ठीक है दोस्तों, दोहरी नागरिकता कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक तो होती है जैसे वहाँ का स्टेट से, स्टेट समझ रहे हो, या राज्य। ठीक है दोस्तों, और एक होती है देश की। जैसे वहाँ का नागरिक जिस प्रांत में रहता है, जिस राज्य में रहता है, वहाँ की उसको नागरिकता मिलती है, और दूसरी उसके देश की, यानी कि 2 नागरिकता उसको मिलती है। ठीक है दोस्तों, दोहरी नागरिकता इसे कहते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे वो कोई से भी राज्य में रह रहा हो, लेकिन उसको इंडियन ही माना जाएगा, भारतीय ही माना जाएगा। जैसे वो राजस्थान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो। ठीक है दोस्तों, तो वो सब भारतीयता एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता। ठीक है दोस्तों, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान का मतलब होता है जैसे देश में कभी भी कुछ समस्या आ जाती है, जैसे बाहरी आक्रमण हो,
कुछ आपाती इमरजेंसी है, कुछ भी इमरजेंसी आपाती प्रावधान का मतलब है आपाती स्थिति आने पे भारतीय संविधान एक ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि सारा कंट्रोल केंद्र में चला जाता है, यानी कि राज्य का सारा कंट्रोल केंद्र में चला जाता है, सेंटर में चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, और वहाँ से ही पूरे देश की स्थिति को कंट्रोल किया जाता है। तो आपातकालीन प्रावधान है वो लिए गए थे जर्मनी से, ठीक है दोस्तों, जर्मनी से लिए गए थे। और ये अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपको बाद में डिटेल से बता देंगे चीज़ें, अनुच्छेद आर्टिकल चीज़ में 352 है क्या है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का मतलब जैसे बाहरी आक्रमण करना को राष्ट्रीय द्रोह बना, ठीक है दोस्तों। और 356 में है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है दोस्तों। जैसे राज्य में कोई उपद्रव हो जाता है, राज्य सरकार की राज्य की जो सरकार है वो मतलब संविधान के अनुसार चलाने में असमर्थ हो जाती है अपने शासन को, तो उसको राष्ट्रपति अपने हाथ में कंट्रोल में लेता है उसके राज्य के प्रशासन को। और 360 वो है आपातीय, वो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है दोस्तों। यानी कि कभी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम देश में आ जाती है, कोई भी जैसे महामारी है उसी के अकॉर्डिंग या कुछ भी एनी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो विशेषता है वो आपातकाल में आती है, वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सारी जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, वो पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उनके संविधान से भारत को अलग करती है। और हम कंटिन्यू भारतीय संविधान की पूरी आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।